तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेके आ चुके हैं जून 2023 की कनोलॉजी का इम्पोर्टेंट नोट्स। यहाँ पर आपको 60-65 पेज की पूरी कनोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर 5-6 पेज का जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो पढ़ कर ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि जो जो आने लायक क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर मैं नोट्स में यहाँ पर कलेक्ट करके लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसमें यहाँ पर सभी कलेक्ट करके यहाँ पर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर एक बाय वन हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। पहले ही यहाँ पर जो कॉलोलॉजी पर पहले पेज पर जो मासिक घटनाओं का सार संहार दिया जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, भारत के नव सत्कर्ता आयुक्त किसको बनाया गया हाल ही में? तो वो हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है जो भारत के नव सत्कर्ता आयुक्त यहाँ पर बना है। ये पहले ही पृष्ठ पर दे रखा था और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको शपथ दिलवाई गई थी, है ना। अब यहाँ पर अगले सवाल की यहाँ पर बात करें, कंबोडिया देश जो कि पूर्वी एशिया एक देश है, कंबोडिया के राजा कौन है? नरोदोम सिंगामोनी। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये है जो 3 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत आए थे, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में रहे। इस वजह से करंट जीके में कॉन्वोलॉजी में क्वेश्चन दे रखा है, तो इस वजह से थोड़ा चर्चा में रहा। तो आपको याद भी कर लेना है कि कंबोडिया के राजा कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा नरोदोम सिंगामोनी। कंबोडिया के राजा है जो 3 दिवसीय यात्रा पर के लिए भारत आए थे। अगला सवाल हम यहाँ पर देखें तो वो है, भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन कौन सा है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिकों पोलैंड को लेकर जाएगा? कौन सा है वो मिशन? मतलब तो है एक्सपोसेट। यहाँ पर वो मिशन है जो कि भारत का पहला मिशन है जो पोलीमेट्री मिशन है, जो कि 2 वैज्ञानिकों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लेके जाएगा। कौन सा है? एक्सपोसेट। अगला है एक्सपोसेट की यहाँ पर हम फुल फॉर्म की बात करें, एक्सपोसेट यहाँ पर तो हो जाएगा एक्सरे पोलर रिमीटर सैटेलाइट। यहाँ पर वापस में अगर बोलूँ तो एक्सरे पोलर रिमीटर सैटेलाइट, ये है जो एक्सपोसेट की यहाँ पर फुल फॉर्म है, पोलीमेट्री जो मिशन है। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए तो असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, हालांकि ये पूर्वोत्तर भारत की अगर पहली वंदे भारत पूछे तो भी ये वही है, और ये असम की भी यही पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई पूर्वोत्तर भारत में। तो जो कहाँ से कहाँ तक चलेगी थी, ये गुवाहाटी से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी के बीच यहाँ पर ये शुरू की गई है, जो पूर्वोत्तर भारत की और असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। अगला हम यहाँ पर बात करें खीर भवानी मंदिर, ये चर्चा में क्यों है? यहाँ पर क्या है कि खीर भवानी महोत्सव मनाया गया था, जो कि कश्मीरी पंडित है उनके द्वारा यहाँ पर ये खीर भवानी महोत्सव मनाया गया था, उस वजह से ये थोड़ा चर्चा में है। इसलिए आपको ये भी याद रख लेना है कि खीर भवानी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और इसी मंदिर का एक अन्य नाम भी है, रागनिया देवी मंदिर के नाम से भी इनको जाना जाता है। खीर भवानी मंदिर कहो या रागनिया देवी मंदिर कहो, एक ही है दोनों। ये जो नहीं मतलब एक कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्थित है, आपको याद रखना है। अगला सवाल हम यहाँ पर बात करें तो वह है शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर, मतलब दुनिया के जो टॉप सुपर कंप्यूटर की जो लिस्ट बनाई गई थी कि क्षमता के आधार पर कौन सा कंप्यूटर कितना फास्ट है, उसके आधार पर यहाँ पर जो लिस्ट बनाई गई यहाँ पर हम बात करते हैं तो उसका यहाँ पर एक भारतीय कंप्यूटर को भी स्थान मिला है, वो 75वें नंबर पर है। और यहाँ पर ये भारतीय कंप्यूटर को इसमें स्थान मिला और ये 75वां मतलब टॉप 10 75वें स्थान पर मिला है। उसका नाम क्या है? एरावत। सीधे तौर पे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एरावत क्या है। एक ऑप्शन आ जाए, जैसे एक कलाकृति, एक नृत्य है, एक जीआई टैग है, इस प्रकार से। तो एरावत क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है जो भारत देश का सुपर कंप्यूटर है। अगला सवाल हम यहाँ पर बात करते वो हैं 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्ज अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो वो जॉर्ज गोस्पोनी को दिया गया है। और ये किस देश की है? तो ये बुल्गारिया देश की लेखिका हैं, इनको यहाँ पर ये पुरस्कार जो दिया गया है। और इनको ये जो जॉर्ज गोस्पोडी, इनको ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया गया है? इनकी कृति कौन सी है? तो टाइम शेल्टर। इनका ये उपन्यास है
इस उपन्यास के लिए इनको जॉर्ज कोस्पिडिनो को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। साथ में देश भी याद रख सकते हैं, ये बुल्गारिया देश की लेखक हैं। अगला सवाल यहाँ पर हम बात करते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग किस प्रोजेक्ट के तहत बन रही है? तो वो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत बन रही है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है, आपको प्रोजेक्ट 75 के नाम से भी सुना होगा, जिसमें 6 पनडुब्बियाँ बनवाई गई थी, है ना, तो वो भी आपको याद रखना। और 6ठी पनडुब्बी कौन सी है? INS वागसीर, जो कि हाल ही में लॉन्च की गई थी, तो वो आपको याद रखना है। INS वागसीर जो 6ठी पनडुब्बी है प्रोजेक्ट 75 के तहत। और यहाँ पर है संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि नवीन संसद भवन और लोकसभा की आंतरिक सज्जा किस थीम के आधारित थी? तो मोर जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये इसको थीम के रूप में रखा गया था, ये नए संसद भवन के थीम। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के मतलब वास्तुकार कौन से हैं, तो वो आपने पढ़ ही लिया होगा, विमल पटेल है जो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के वास्तुकार हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर जो टाइम मैगजीन के अमेरिका की न्यूयॉर्क की जो टाइम मैगजीन पत्रिका है, उसमें यहाँ पर पहले पृष्ठ पर यहाँ पर पेज पर यहाँ पर किसको स्थान मिला है मई 2023 के अंदर? तो दीपिका पादुकोण को यहाँ पर कवर पेज फीचर यहाँ पर दिया गया है, मतलब जो इनकी पत्रिका उन पर यहाँ पर फर्स्ट पेज कवर पर यहाँ पर दिया गया है, दीपिका पादुकोण को मिला है। अगला हम यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो आधारशिला रखी गई, इस अवसर पर यहाँ पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया है? किस मूल्य वर्ग का सिक्का यहाँ पर? तो 75 रुपये के सिक्के को यहाँ पर अनावरण किया गया है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल। तो यहाँ पर वैश्विक प्रेस सूचकांक की यहाँ पर हमारे सामने रिपोर्ट है, और यहाँ पर वैश्विक प्रेस सूचकांक 2023 की यहाँ पर बात करें तो भारत का 161वां स्थान है। और पिछले साल 2022 की बात करें तो भारत है जो 155वें स्थान पर था। वहीं हम बात करें इसमें अंतिम स्थान पर कौन सा है, तो उत्तर कोरिया इसमें अंतिम स्थान पर आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला सवाल की तरफ अब हम देखें तो वो है एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला शुभारंभ। इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इनका शुरुआत की गई है। एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ हैदराबाद तेलंगाना के अंदर किया गया है। अगला सवाल है शहरों में कचरे को RRR बोले तो रिड्यूस रीयूज रिसाइकल हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? और ये अभियान है जो एक तरह से मतलब स्वस्थ भारत मतलब साफ सफाई से रिलेटेड स्वस्थ उसके तहत आता है। तो ये RRR यानी रिड्यूस रीयूज रिसाइकल हेतु अभियान कौन सा अभियान चलाया गया है कचरे की साफ सफाई के लिए? तो मेरी लाइफ मेरा स्वस्थ वाटर, ये है जो इसका अभियान यहाँ पर चलाया गया है शहरों में कचरे को साफ सफाई हेतु। अगला हम यहाँ पर बात करें जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी मूल की महिला को अपना घरेलू नीति सलाहकार चुना है? तो वह है नीरा टंडन। पूछ लिया जा सकता है नीरा टंडन कौन है? तो यहाँ पर बाइडेन की घरेलू नीति सलाहकार हैं जो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो वो थोड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। यहाँ पर है सूरी रमन कप के विजेता। पहले तो हम ये भी जान लेते हैं कि भाई ये सूरी रमन कप है जो किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर ये बैडमिंटन खेल से यहाँ पर ये संबंधित है। और यहाँ पर सूरी रमन कप 2023 के विजेता कौन है? तो चीन इसका विजेता रहा है। अगले सवाल की तरफ अब हम यहाँ पर चलते हैं तो वो है देश का पहला राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा केंद्र खोलने की कहाँ पर घोषणा की गई है? ये जयपुर के अंदर खोला जाएगा। जयपुर में भी यहाँ पर मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था है, यहाँ पर MNIT यहाँ पर खोला जाएगा। यानी सीधे तौर पर आपको याद रख लेना है देश का पहला राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? जयपुर के अंदर खोला जाएगा। अगला हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर मई 2023 में यहाँ पर म्यांमार में एक चक्रवात आया था जिसका नाम है चक्रवात मोचा। चक्रवात मोचा की सहायता के लिए भारत ने
म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन करुणा नाम का एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें यहाँ पर चक्रवात मोर्चा के तहत म्यांमार देश के लिए भारत सरकार ने सहायता अभियान चलाया था। चक्रवात मोर्चा किस देश में आया था? तो ये भी याद रखना है, म्यांमार में आया था और भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। अगला सवाल की यहाँ पर देखें तो जैसे कि यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा वर्तमान में 3 देशों की यहाँ पर यात्रा की गई थी, इसमें पापुआ न्यू गिनी और फिजी और ऑस्ट्रेलिया। इसमें यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी का यहाँ पर सर्वोच्च सम्मान दिया गया पीएम मोदी को, और ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? तो कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये जो पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा फिजी का नागरिक सम्मान भी दिया गया है, उसका नाम भी सिमिलरिटी है, बस लास्ट में यहाँ पर फिजी लगाना है, यानी कि यहाँ पर कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, यहाँ पर फिजी आ जाएगा तो वो हो जाएगा फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा। और यह जो यहाँ पर लोगोहू आए तो ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है। अगला सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं, तो वो है एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर हम देखे जाए तो भोगापुर अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की आधारशिला किस राज्य के अंदर रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर रखी गई है। और इतना भी पूछा जा सकता है कि ये भोगलपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। और ये किस प्रकार का हवाई अड्डा है? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है ना। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। अगले सवाल की तरफ अब हम देखते हैं यहाँ पर 74वें कान फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? यहाँ पर इसका आयोजन फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर 74वें कान फेस्टिवल महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी और अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो एनाटॉमी ऑफ द फॉल इस नाम की यहाँ पर ये फिल्म है, जिनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का भी नाम यहाँ पर स्पेशली याद रखना है, क्योंकि अगर बाकी चीज़ यहाँ पर दे ना दे, अगर यही दे दे यहीं से कि पाम डी और अवार्ड 2023 किस फिल्म को दिया गया? एनाटॉमी ऑफ द फॉल को दिया गया, जो कि कान फिल्म महोत्सव के अंदर दिया गया, फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो जो मासिक घटनाओं का सार संहार से रिलेटेड जो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन थे वो हम चर्चा किए थे। और अब हम जो यहाँ पर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी करंट जी के बनता है, जो भी विभिन्न सूचकांक इंडेक्स जारी की गई है वो भी हमें इसमें देखने को मिलेगी, और विभिन्न देशों के बीच जो समझौता किए गए हैं। और यहाँ पर हमें G7 यहाँ पर मीटिंग है, हमें आपको रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है वो भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? हिरोशिमा शहर जापान के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था हिरोशिमा जापान के अंदर। तो यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा पापुआ न्यू गिनी की भी यहाँ पर यात्रा की थी। और पापुआ न्यू गिनी के पीएम भी आपको याद रख लेना है, जेम्स मरापे, है ना। और ये तीसरी यहाँ पर ये मतलब वो पापुआ न्यू गिनी किस उद्देश्य के लिए गए थे? तो यहाँ पर तीसरी हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम की यहाँ पर बैठक की आयोजित की गई थी। इस बैठक में उन्होंने भाग लेने के लिए वो पापुआ न्यू गिनी में गए थे। और भारत के वो पहले प्रधानमंत्री जो पापुआ न्यू गिनी के अंदर गए तो वो पीएम मोदी ही हैं, जो यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी में विजिट करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। अगला सवाल यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर क्वाड शिखर सम्मेलन का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था यहाँ पर। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो हिरोशिमा जापान के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और ये क्वाड शिखर सम्मेलन की ये तीसरी बैठक थी, है ना। और एक ओकस नाम का भी एक सम्मेलन है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूएसए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है यूनाइटेड किंगडम के नए राजा और रानी कौन बने हैं? न्यू राजा किंग कौन बने हैं? किंग चार्ल्स III बने हैं। यहाँ पर इंग्लैंड की वो पहली महारानी थी ना, एलिजाबेथ द्वितीय, उनकी यहाँ पर निधन होने के बाद यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ यहाँ पर चार्ल्स III का। और यहाँ पर क्वीन कौन बनी है? क्वीन
कैमिला को यहाँ पर क्वीन बनाया गया है, जो कि चार्ल्स III की ही वाइफ है ना, क्वीन एलिजाबेथ। हाँ, जो पहले जो रानी एलिजाबेथ सेकेंड थी उनका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1953 के अंदर उसका राज्याभिषेक हुआ था। और उसके बाद अब यहाँ पर 2023 में यहाँ पर किंग चार्ल्स III का यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ है, नए राजा बने हैं। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं, तो वह रूस और ईरान ने भारत की खाड़ी को जोड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का समझौता किया। यहाँ पर सीधे तौर पर, जैसे मैंने यहाँ पर सीधा ही फैक्ट ही लिख दिया, वन लाइनर फैक्ट ही बन सकता है इस तरह की, भाई भारत को खाड़ी देशों से जोड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क समझौते के लिए किन देशों ने समझौता किया है, रूस और ईरान देश ने समझौता किया है। अब हम यहाँ पर एक प्रमुख सबसे ज़्यादा चर्चित सूचकांकों में से एक है यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। यहाँ पर किस देश में मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है उसके आधार पर यहाँ पर ये इंडेक्स बने जाती हैं। और यही सबसे पहले तो बात हो जाती है कि विश्व प्रेस फ्रीडम या सूचकांक इंडेक्स ये जो किस संस्था के द्वारा जारी की जाती हैं, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा ये सूचकांक जारी किए जाते हैं। और इसको हम यहाँ पर पढ़े तो यहाँ पर शीर्ष स्थान किस देश का है, तो नॉर्वे का इसमें शीर्ष स्थान है। और यहाँ पर कई बार सेकंड स्थान वाला ये पूछ लिया जाता है, आयरलैंड इसका सेकंड स्थान है। 3rd स्थान तक आपको याद रख लेना है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस के लिए ऑप्शन काटने में भी कई बार काम आता है अगर भूल भी जाए तो। और यहाँ पर 3rd स्थान तक भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2023 में 3rd स्थान किसका, डेनमार्क का है। पहला नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क का है, तीनों यूरोपियन। अब यहाँ पर बात करें, शायद नॉर्वे मेरे ख्याल से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होना चाहिए। खैर, यहाँ पर शीर्ष स्थान नॉर्वे का है। और यहाँ पर भारत की बात की जाए तो भारत का 161वां स्थान है। और यहाँ पर पिछले साल 2022 में यहाँ पर 150वां स्थान था, और अब रैंक और ज़्यादा गिर गई हैं, 11 पायदान और गिर गई हैं और अब 161वें स्थान पर आ गई हैं। और यहाँ पर 2023 में यहाँ पर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अब वर्तमान में 150वें स्थान पर आ चुका है, जो कि भारत की पिछले साल यहाँ पर रैंक हुआ करती थी। अब यहाँ पर सबसे अंतिम स्थान की बात की जाए तो वही किम जोंग उन की यहाँ पर उत्तर कोरिया यहाँ पर 180वें यानी सबसे अंतिम स्थान पर है प्रेस फ्रीडम की सूचकांक में। अब यहाँ पर एक अगली रिपोर्ट आती है, ये थोड़ी सी अलग रिपोर्ट है, आपने यहाँ पर थोड़ी कमी पड़ी होगी इसके पहले इसके बारे में। वो है हैका का वार्षिक दुख सूचकांक, हैके का वार्षिक दुख सूचकांक। इसमें यहाँ पर एक थोड़ा अलग ही आंकड़ा देखने को मिला। शीर्ष स्थान किस देश का है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिम्बाब्वे, इसका यहाँ पर शीर्ष स्थान है। तो यहाँ पर थोड़ी अलग टाइप की सूचकांक है, तो यहाँ पर याद जरूर कर लेने। कुछ बार कई बार थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जो बाकी जैसे ये प्रेस फ्रीडम सूचकांक ये तो सभी पढ़ते ही हैं। इस प्रकार जो हैके का वार्षिक मुख्य मतलब दुख सूचकांक, इस प्रकार की एक बहुत कम लोग इसमें मतलब थोड़ा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इसको अलग से भले ही हो थोड़ा याद कर लेना है। वार्षिक दुख सूचकांक 2022 की रिपोर्ट है, ये मतलब जारी तो 2023 में हुई, लेकिन ये सूचकांक 2022 की है। शीर्ष स्थान जिम्बाब्वे है, भारत का 103वां स्थान है। बस ये 2 फैक्ट ही काफ़ी है, शीर्ष स्थान और भारत का स्थान। अब यहाँ पर बात करते हैं खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले में। 2023 में शीर्ष स्थान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सेकंड स्थान पर है लियोनेल मेसी। यहाँ पर सेकंड स्थान पर है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी। अगले देश की तरफ हम बढ़ते हैं, तो किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, मान्यता दे दी है। श्रीलंकाई देश ने यहाँ पर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, श्रीलंका की सर्वोच्च न्यायालय ने। अभी हम यहाँ पर अगला सवाल की बात करें, तो किस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों की टीम ने हवा के नमूने से डीएनए प्राप्त करने के सफलता प्राप्त की है। तो ये फ्लोरिडा जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने यहाँ पर हवा के नमूने से डीएनए प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका ने किस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक नई वीज़ा नीति बनाई है। बांग्लादेश ने यहाँ पर बांग्लादेश के लिए यहाँ पर अमेरिका ने बनाई है। बांग्लादेश के लिए क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए एक नई वीज़ा नीति बनाई है। तो यह तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी करंट जी के आप देख लिया। अब वहाँ पर बात करते हैं भारत के अंदर यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जो भी करंट जी के बनता है उसके बारे में यहाँ पर प्रमुख नोट्स हम पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में
तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में हम पहले भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इसका थीम था राष्ट्रीय पक्षी मोर, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत हैं, विमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। और अब हम यहाँ पर आकार भी याद कर लेना, इसकी साइज़ कितनी है, तो 64,500 वर्ग मीटर इसकी है जो साइज है ना। और अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ, विमल पटेल हम ऑलरेडी यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हाल ही में कर्नाटक के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर विश्वराज बोम्बई यहाँ पर मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के। यहाँ पर बीजेपी के साथ गठबंधन था, लेकिन इस बार अब सरकार चेंज हो गई है। अब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ गई है। यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धार्थ रमैया। बात करते थे यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया, यहाँ पर किस प्रकार की यहाँ पर पार्टीज को वोट मिला। तो यहाँ पर कांग्रेस को 135 सीटें मिली हैं। पहले तो यहाँ पर बात कर लेते इसकी विधानसभा सीटें कितनी है। तो यहाँ पर 224 है जो कर्नाटक की विधानसभा सीट है, इसमें से 135 कांग्रेस को मिली है, 66 बीजेपी को मिली हैं। और यहाँ पर जनता दल सेकुलरिज्म JDS यहाँ पर इनको 19 मिला है। तो इस प्रकार एक, और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री यहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी मतभेद ही चला था, मतलब CM पद के लिए DK और सिद्धारमैया के बीच। तो यहाँ पर सिद्धारमैया को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया और DK शिव कुमार को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो यहाँ पर ये स्पेशली विधानसभा सीटें कितनी हैं ये तो आपको याद कर ही लेना है। यहाँ पर हम अगले सवाल की तरफ यहाँ पर बढ़े तो देश का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा घोषित हुआ है। ई शासित तो वहाँ केरल राज्य है जो देश का पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है। अगला सवाल यहाँ पर बात करें यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए समझौता क्या है, किन्होंने समझौता किया है। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय प्लस आयुष मंत्रालय, इन दोनों ने यहाँ पर यूनानी चिकित्सा को भारत में बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है ना। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है यूनानी चिकित्सा को बढ़ाने के लिए भारत में किन के बीच समझौता हुआ। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। अगले सवाल की तरफ अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं तो वह है पश्चिम बंगाल में स्थित किस स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की गई है। अभी हालांकि शामिल हुआ नहीं है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से सिफारिश की गई है। वो है शांति निकेतन स्थान। शांति निकेतन क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर से यहाँ पर यह जुड़ा हुआ स्थान है, जहाँ पर उन्होंने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर पहला स्कूल खोला था अपना शांति निकेतन के अंदर। तो इसलिए ये प्रसिद्ध है, चर्चा में मतलब प्रसिद्ध है, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और यहाँ पर भारत की सरकार के द्वारा विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। अगला सवाल की तरफ अब हम देखते हैं तो वह हरित सागर का शुभारंभ किस उद्देश्य के लिए किया गया है। जाहिर सी बात है पर्यावरण से यहाँ पर 0 कार्बन उत्सर्जन के लिए यहाँ पर ये हरित सागर का शुभारंभ किया गया है इस उद्देश्य के लिए। अगले पेज की तरफ अब हम यहाँ पर आते हैं और वो है सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा। देहरादून उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर खोला जाएगा। सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र कहाँ खोला गया, देहरादून के अंदर खोला जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम देख लेते हैं तो वो है हरे कृष्णा हेरिटेज टावर निर्माण। इसका निर्माण के लिए कहाँ पर किया जाएगा, तो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर किया जाएगा। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का निर्माण हैदराबाद में। अगले सवाल की तरफ अब यहाँ पर पढ़ते हैं तो भुवनेश्वर उड़ीसा में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे भारतीय पुरातात्विक संरक्षण सूची में शामिल किया जाएगा। तो वह कौन सा मंदिर है, तो कपिलेश्वर मंदिर है, जिसको भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है और इसको भारतीय पुरातात्विक संरक्षण सूची में शामिल किया गया है। अगले सवाल की तरफ अब यहाँ पर देखें तो रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय वायुसेना हेतु विरासत केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया। तो ये चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। अगले सवाल की तरफ अब यहाँ पर बढ़ते हैं तो वो है नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग, कोस्टल एरिया यानी कि तटीय एरिया की जो पुलिसिंग के लिए यहाँ पर एकेडमी की आधारशिला रखी गई है। द्वारका गुजरात के अंदर यहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की आधारशिला रखी गई है ना। तटीय पुलिस के लिए यहाँ पर एकेडमी बनाई जाएगी, कोस्टल पुलिसिंग। अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो वो है
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पर्यटन पर G20 कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित की गई थी। कौन सी है? G20 के तहत पर्यटन पर, है ना, पर्यटन पर G20 कार्यकारिणी की तीसरी बैठक श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजन की गई हैं। बाकी यहाँ पर जो सिंपली जो ऐसे थी G20 की, तो वो वाराणसी यूपी के अंदर आयोजित की गई थी। और पर्यटन वाले आ जाते हैं, पर्यटन पर G20 तो आ जाएगा श्रीनगर। यहाँ पर देश के चुनाव आयोग द्वारा निर्दलीय और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए कितने मुक्त चुनाव चिन्ह मई 2023 में जारी किए हैं? तो 193 कुल मुक्त चुनाव चिन्ह यहाँ पर जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अगला सवाल यहाँ पर बात करते हैं, मृत्यु के बाद अंगदान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के किस शहर के सरकारी अस्पताल में अमर कक्ष बनाया गया? तो वह अहमदाबाद के शहर के अंदर सरकारी अस्पताल में अमर कक्ष बनाया गया है, जो कि अंगदान देने वाले को श्रद्धांजलि देने के लिए, मृत्यु के बाद अंगदान देने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए। सीधा यही पूछ लिया जाता है, अमर कक्ष कहाँ बनाया गया है? तो अहमदाबाद। ये भी सीधा शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वहाँ किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने DRDO की साझेदारी के साथ पानी के अंदर सेंसर टेक्नोलॉजी का विकास किया है? तो IIT मद्रास, यानी IIT चेन्नई, तमिलनाडु। तो इन्होंने यहाँ पर DRDO की साझेदारी के तहत पानी के अंदर सेंसर टेक्नोलॉजी का विकास किया है। तो वो तो था राष्ट्रीय परिदृश्य। अब हम यहाँ पर अंतरिक्ष विभिन्न एजेंसियों द्वारा, स्पेस द्वारा जो और रक्षा अंदर कौन से मिसाइलें छोड़ी गई हैं, कौन सी पनडुब्बियाँ, इसके बारे में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसरो के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देश की दूसरी पीढ़ी के पहले नेविगेशन उपग्रह नाविक सैटेलाइट कौन सी है? NVS-01 नाविक सैटेलाइट 01 लॉन्च की गई हैं। और ये किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किए गए? तो GSLV F-12 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जो देश की पहली नेविगेशन उपग्रह है दूसरी पीढ़ी की। और इसको लॉन्च कहाँ पर किया गया है? कहाँ से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। और रॉकेट जरूर याद रखना है, GSLV F-12। अगला सवाल है, सऊदी अरेबिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? रयाना बरनाबी, ये है जो सऊदी अरेबिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। और अभी जो हमने थोड़ी देर पहले प्रोजेक्ट 75 के तहत की यहाँ पर बात की थी पनडुब्बियों के बारे में, तो यहाँ पर छठी और अंतिम पनडुब्बी का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? मतलब कौन सी है? तो INS वागसीर है जो छठी एवं अंतिम, मतलब इस प्रोजेक्ट के तहत छठी एवं अंतिम पनडुब्बी है INS वागसीर, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है ना। करंज, कावेरी, वेला, वागीर, वागसीर, है ना। तो यहाँ पर अब तक जो कौन कौन से लॉन्च किए गए? INS कलोरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और वागीर, और अब ये लास्ट अंतिम है वागसीर। ये तो 5 हो गई और ये छठी हो जाएगी वागसीर। इनको यहाँ पर सभी को नाम याद रख लेना है। इसमें से सवाल नॉर्मली इस तरह से बनता है कि जैसे प्रोजेक्ट 75 के तहत इनमें से कौन सी पनडुब्बी का निर्माण नहीं किया गया, तो एक किसी दूसरी अन्य INS का नाम दे दिया जाए, जैसे कि INS मोरमागोवा, तो वो है जो प्रोजेक्ट 75 के तहत नहीं बनाई गई हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इस एक ऑप्शन में जो इस तरह से यहाँ पर काटा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये 6 के 6 पनडुब्बी के नाम आपको याद रख लेना है, ताकि प्रोजेक्ट 75 से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करो। अगला यहाँ पर बात करें, खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? ईरान के द्वारा किया गया है। सीधे तौर पर याद रखना, खैबर किस देश की मिसाइल है? ईरान की मिसाइल है। अगला यहाँ पर वो हैं नौसेना के INS मोरमागोवा से किया गया सी स्मिकिंग टारगेट का सफल परीक्षण। सीधे तौर पर यह है कि क्वेश्चन, मतलब सी स्मिकिंग टारगेट का सफल परीक्षण किनके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। किससे किया गया है? INS मोरमागोवा से किया गया है। इस ये पनडुब्बी है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें, भारतीय नौसेना हेलीकॉप्टर MH-60R, इस हेलीकॉप्टर का अन्य नाम क्या है? रोमियो किस हेलीकॉप्टर का अन्य नाम है? तो MH-60R, ये है जो भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर है, और रोमियो इसका अन्य नाम है, याद रख लेना है।
कई बार वन लाइनर सीधा फैक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमने जो अभी नाविक सैटेलाइट के बारे में पढ़ा ही था, नाविक सैटेलाइट 01 जो कि GSLV F12 के द्वारा रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पर इसरो द्वारा स्वदेशी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह द्वारा प्रणाली की अगली पीढ़ी के किस उपग्रह की स्वदेशी परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया गया। तो यही इसी के ऊपर है जो सैटेलाइट है ना, नाविक सैटेलाइट 01, इसी के ऊपर यहाँ पर स्वदेशी परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया गया। ये भी साथ में आपको याद रख लेना, बाकी रॉकेट तो हो जाएगा GSLV F12। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी आर्थिक परिदृश्य के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में अभी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। और ये सुपर कंप्यूटर एरावत के बारे में हम यहाँ पर पहले प्रश्न पर पढ़े थे, 75वां स्थान मिला है। और यहाँ पर क्षमता भी याद कर लीजिए, 13 पेटाफ्लॉप्स इसकी क्षमता है। अगले सवाल की तरफ यहाँ पर देखा जाए तो पंचकर्म संकल्प ये क्या है, तो इसमें कुल 5 घोषणाएं की गई हैं फ्यूचर में विकास को लेकर। तो यहाँ पर ये पंचकर्म संकल्प की घोषणा किनके द्वारा की गई है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा केरल राज्य के अंदर ये पंचकर्म संकल्प की घोषणा की गई है। इसी तौर पर ये याद रखना, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा यानी जल मार्ग के पोत मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये घोषणा की गई। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो भारत और किस देश के अंतर्गत भोलागढ़ में एक नई सीमा हाट, भोलागढ़ नाम की जगह है जहाँ पर नई सीमा हाट बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। तो बांग्लादेश के अंदर किया गया। न्यू बॉर्डर हाट का उद्घाटन किन देशों के मध्य किया गया है, भारत और बांग्लादेश के अंदर मध्य किया गया है। अब यहाँ पर बात करें सीतवा बंदरगाह किस देश का बंदरगाह है, जिसमें भारत की ओर से यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल ने इसमें जो भाग लिया था। थोड़ा मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं कह सकता सर्बानंद सोनोवाल, पर यहाँ पर भारत की ओर से कुछ मंत्रियों ने भाग लिया था। तो सीतवे बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ये म्यांमार का बंदरगाह है। अगला सवाल की तरफ अब हम जाते हैं। तो वो अरेबियन ट्रेवल मार्केट का 30वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो UAE के अंदर इसका 30वां संस्करण किया गया था। अगला यहाँ पर BSNL ने 4G नेटवर्क को विस्तार करने के लिए यहाँ पर किस कंपनी को 15,000 करोड़ का ऑर्डर दिया है, तो TCS कंपनी को दिया है, टाटा कंसल्टेंसी एंड सर्विस। BSNL अभी 3G पर ही चल रहा है, हालांकि बाकी जियो एयरटेल यहाँ पर 5G 6G की बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर BSNL अभी 4G लॉन्च करने की संघर्ष में है यहाँ पर, और सरकार के द्वारा TCS कंपनी को 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। अगला सवाल यहाँ पर देखा तो भारत के किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे पर यहाँ पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर की यहाँ पर सड़क बनाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो वो है यहाँ पर NH34 है ना, नेशनल हाईवे 34 पर ये 100 किलोमीटर की सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। और ये NH34 नेशनल हाईवे 34 यहाँ पर गाजियाबाद से अलीगढ़ एक्सप्रेसवे के तौर पर ये जाना जाता है, उनके बीच यहाँ पर ये चलता है। यहाँ पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण का एक रिकॉर्ड बनाया है। अगला यहाँ पर दुनिया भर की इंटरनेट की स्पीड को लेकर एक इंडेक्स जारी की गई है, जहाँ पर ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स इसका नाम है। यहाँ पर दुनिया भर के देशों की किसकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है उसके आधार पर रैंक दी गई है, और भारत की इंटरनेट की स्पीड की यहाँ पर रैंक है 60वीं, भारत की इंटरनेट की स्पीड की इसमें रैंक है ना। यहाँ पर अगले सवाल की वहाँ पर बात करें तो वो है ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म कौन सा है, नोमुरा के अनुसार देश की महंगाई दर चालू वित्त वर्ष में कितने रहने का अनुमान है, तो 4.5% रहने का इसमें ये जो अनुमान है महंगाई दर है ना। अगला सवाल यहाँ पर हम देखा जाए तो किस देश ने 7 देशों के साथ वीज़ा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है, तो वह सऊदी अरेबिया ने घोषणा की, और उन 7 देशों में भारत का भी नाम शामिल है जिसके लिए वीज़ा प्रणाली लॉन्च की है सऊदी अरेबिया ने। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रादेशिक परिदृश्य, जिसमें राजस्थान का जो भी राजस्थान करंट जीके है उसके बारे में यहाँ पर हमने पढ़ने को मिलेगा। राजस्थान से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर जीके जून 2023 की कॉनोलॉजी में उसके बारे में यहाँ पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहला ये सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन बना है, तो वो है जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। ये है जो राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने, और ये 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के।
अगला सवाल यहाँ पर हम देखा जाए तो ट्रैवल साइट कौन सी है, ट्रिप एडवाइजर। इनके द्वारा रामबाग पैलेस को सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित करते हुए 2023 का ट्रैवल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि सीधे पूछ ले जाए 2023 का ट्रैवल चॉइस अवार्ड पुरस्कार किसको दिया गया है, यहाँ पर रामबाग पैलेस है, इनको यहाँ पर दिए गए हैं। अगले सवाल यहाँ पर वो हैं सुदर्शन शक्ति अभ्यास। ये मतलब पहले तो यहाँ पर किन के बीच हुआ था, यहाँ पर कोई दो देश नहीं है बल्कि भारतीय सेनाओं के बीच यहाँ पर यह किया गया है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर किया गया, तो राजस्थान और पंजाब की राज्य के पश्चिमी सीमाओं पर ही आयोजन किया गया था सुदर्शन शक्ति युद्धाभ्यास। अगला पर यहाँ पर हम बात करें तो वह है विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। यहाँ पर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर भारत की ओर से रजत पदक किसने जीता है, अवनी लेखरा ने चुना है। और अवनी लेखरा का संबंध पैरा निशानेबाज से हैं, आपको पता ही होगा। अगला सवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा महिलाओं को सभी श्रेणियों में बसों के किराए में अब कितने छूट दे दी गई है, 50% की अब यहाँ पर छूट दे दी गई है ना। और इसके अलावा बाकी योजनाओं में भी काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। उन्हीं योजनाओं को एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और उन योजना में एक है यहाँ पर पालनहार योजना। पालनहार योजना जो कि एक अनाथ बच्चों के लिए एक सहायता राशि के तौर पर दी जाती है। पहले ये 500 दी जाती थी, अब यहाँ पर मतलब जो 6 वर्ष आयु के बच्चे हैं उनको पहले 500 रुपये की राशि दी जाती है, अब इसको बढ़ाकर यहाँ पर 750 रुपये कर दिए हैं। और जो 6 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको यहाँ पर पहले 1000 रुपये दिया जाता था, अब यहाँ पर उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे। किस योजना के तहत, वो पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों को पैसा दिया जाता है, राशि दी जाती है, तो उनको यहाँ पर बढ़ाया गया है। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए राजस्थान में कितने संभागों में आर-कैट केंद्र खोलने की घोषणा की है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 यहाँ पर संभागों के अंदर ये खोलने की घोषणा की है। अगले सवाल की तरफ अब हम देखे जाए तो द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड किसको दिया गया है, तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है, गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड। अगला सवाल यहाँ पर है किस अभयारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया है, तो ये जयसमंद अभयारण्य के अंदर किया गया है। और जयसमंद अभयारण्य कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, आपको सभी को पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जयसमंद अभयारण्य के अंदर ही जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया है। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान पर्यटन विभाग ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें सर्वाधिक पर्यटनों को अट्रैक्ट करने वाला जिलों की रैंक बनेगी, जिसमें सर्वाधिक 2022 में पर्यटन कहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर अजमेर यहाँ पर आए थे। सर्वाधिक पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर अजमेर नंबर 1 पर है ना। अगला सवाल यहाँ पर बात करें राजस्थान के किन जिलों में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित करने के लिए विकसित किया जाएगा, तो वो 4 शहर है जहाँ पर 3D सिटी मॉडल विकसित किया जाएगा। उसमें 4 शहरों में कौन कौन से, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर और यहाँ पर कोटा, ये 4 सिटीज है जहाँ पर 3D सिटी मॉडल आधारित विकसित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वहाँ श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण है तो किन के मध्य समझौता हुआ है, तो नरेडको और आवास मंडल, इनके बीच यहाँ पर श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए समझौता हुआ है। अगले सवाल की तरफ अब हम चलते हैं। तो वहाँ राजस्थान में कितने संसाधनों को NQAS क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है, तो यहाँ पर 10 संस्थाएं हैं जिनको यहाँ पर क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है। अब वो 10 के 10 संस्थाओं का नाम रखना कोई अनिवार्य नहीं है, सीधे तौर पर आप इतना याद रख सकते हैं राजस्थान में कितने संस्थाओं को NQAS क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है, तो वो 10 संस्थाएं हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए तो मेले से संबंधित है, महोत्सव से संबंधित है, तो वो है यहाँ पर राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला कहाँ पर हुआ, तो ये जयपुर के अंदर हुआ। मारवाड़ युवा महोत्सव कहाँ पर हुआ, तो जोधपुर के अंदर हुआ। इसके अलावा यहाँ पर नवीन राजस्थान हाउस का शिलान्यास मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा कहाँ पर रखा गया, तो ये नई दिल्ली के अंदर यहाँ पर एक नया राजस्थान हाउस का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पर CM गहलोत के द्वारा 19 विभिन्न प्रकार की कमेटी यहाँ पर गठन किया। उन कमेटी में से एक है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड, इसका यहाँ पर बनाने की घोषणा की है। और इस बार महाराणा प्रताप की
483वीं जयंती पर यह बनाने की घोषणा की है। अगला सवाल यहाँ पर है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? उदयपुर जिले के अंदर किया गया। अगला सवाल यहाँ पर है, दिल्ली में हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक किसने जीता? शोभा शेखावत ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। और सीधे तौर पर भी पूछ लिया जाता है शोभा शेखावत का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर एयर राइफल यानी निशानेबाज की यह खिलाड़ी हैं, जहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दिल्ली में रजत पदक जीता है। अगला यहाँ पर सवाल अच्छा सवाल है यहाँ पर, हल्दी घाटी युवा महोत्सव कहाँ पर आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर नाथद्वारा राजस्थान के अंदर आयोजन किया गया है। मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर आयोजन किया गया था? जोधपुर के अंदर आयोजन किया गया था। वैसे ही हल्दी घाटी युवा महोत्सव नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है ना, यह नाथद्वारा, तो ये राजसमंद नाथद्वारा में यह आयोजन किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर वो है, संस्था आधारित योजना पोर्टल लोकार्पण गोविंदराम मेघवाल के द्वारा किया गया और ये वर्तमान में किस पद पर है? तो आपदा प्रबंधन एवं सांख्यिकी विभाग मंत्री हैं गोविंदराम मेघवाल। इनके द्वारा संस्था आधारित योजना पोर्टल का लोकार्पण किया गया। अगला यहाँ पर सवाल है, 42वीं राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये वाराणसी यूपी के अंदर आयोजित की गई थी। और इसमें ऐसे पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो राजस्थान ने यहाँ पर पुरुष वर्ग में इसमें स्वर्ण पदक जीता है। समर्थ अभ्यास का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? लखनऊ के अंदर किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? तो ये पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा समर्थ अभियान का शुभारंभ किया गया। और ये अभियान जो कब से कब तक चलेगा? तो 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक यह चलेगा। क्या चलेगा? समर्थ अभियान। यहाँ पर प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए किन स्थान पर राज्य स्तरीय साइबर क्राइम यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है? तो पुलिस मुख्यालय जयपुर के अंदर यहाँ पर साइबर क्राइम यूनिट स्थापित की जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर है, राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अनुसंधान साझेदारी विकसित करने हेतु किस ब्रिटिश विश्वविद्यालय के साथ समझौते किया है? तो मैनचेस्टर ब्रिटेन की यहाँ पर विश्वविद्यालय और इसके साथ यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा अनुसंधान साझेदारी विकसित करने के लिए यहाँ पर समझौता किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर राज्य सरकार के किस वर्ष तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य रखा। अब किस श्रेणी में लक्ष्य रखा, ये हालांकि कन्नौजी दिया हुआ नहीं था, बस उसमें भी यही दिया हुआ कि देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। तो मैंने भी बस इतना ही लिखा है। अगला सवाल यहाँ पर बात करें, मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ पर खोले जाने की प्रस्तावना रखी है? राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, तो जोधपुर में इसकी आधारशिला रखने की प्रस्तावना है। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए तो राजस्थान में किस चिकित्सालय में स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की यहाँ पर स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में इसकी स्थापना की जाएगी, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। तो यह तो था प्रादेशिक परिदृश्य, जिसमें हम राजस्थान स्तर पर जो भी करंट जी के सवाल बनते थे उसकी हमने यहाँ पर चर्चा की थी। और अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से आ जाता है पुरस्कार एवं सम्मान। विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल में यहाँ पर जो पुरस्कार दिए गए हैं इम्पोर्टेंट उन सभी की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले ही बात करें कान फिल्म महोत्सव, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया है। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कौन सा है? पाम डी ओर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी ओर अवार्ड यहाँ पर किस फिल्म को दिया गया है? एनाटॉमी ऑफ द फॉल, इस फिल्म को यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया है? गान एन हंग, इनको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया। अभिनेत्री की हो जाएगी मार्ब दीजार और अभिनेता हो जाएगा कोजी याकुसोई। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो अगर नहीं भी याद रखे तो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन देखते आपको आइडिया आ जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर डिफिकल्ट के सोच कर यहाँ पर इसको अवॉइड नहीं करना, बल्कि इसको पढ़ना है। कान फिल्म फेस्टिवल इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में से एक है, यहाँ पर सवाल भी अच्छे बनते हैं।
अगला सवाल यहाँ पर है, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? जयंत नालिकर को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वसमान हम यहाँ पर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिजी का भी हम यहाँ पर बता चुका हूँ, और फिजी के प्रधानमंत्री यहाँ पर सातवें रबू का है, ये भी आपको साथ में याद रख लेना है। अगला यहाँ पर बात करें डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पर है, बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार, ये पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है? तो मीरा सयाल को ये पुरस्कार दिया गया है, बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार। अगला यहाँ पर है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड, यहाँ पर ये काफ़ी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर भारत का ये मतलब फिल्म फेयर अवार्ड है, इसमें भारतीय फिल्मों का यहाँ पर ये बॉलीवुड का इसमें अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो गंगूबाई काठियावाड़ इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, राजकुमार राव इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट को इसमें यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यहाँ पर किसको दिया गया है? तो ये प्रेम चोपड़ा को यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो संजय लीला बंसाली को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल की तरफ अब हम पढ़ते हैं, तो वो है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। विश्व भर में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर पुरस्कार दिए जाते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर, तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को यहाँ पर दिया गया है। और 2022 में इन्होंने फीफा विश्व कप में भी जीता था और उनमें ये कप्तान भी थे। और यहीं पर बात करें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सेली एन फ्रेजर प्रिंस, इसको यहाँ पर दिया गया है, और ये जमैका देश की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार भी सेम लियोनेल मेसी को ही दिया गया है। और यहाँ पर लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें, इसमें भी ये सेम नाम ही वापस हैं। तो यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन याद हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का और सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, सेम दोनों में सेम आता है ना, लियोनेल मेसी और इसमें सेली एन फ्रेजर प्रिंस जो कि जमैका देश की एथलीट हैं। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं, तो वह है लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर। इसमें भी यहाँ पर लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ही है जिनको यहाँ पर लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पर अलग टॉपिक से रिलेटेड है, वो है यहाँ पर गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस सत्ता सूचकांक किसको दिया गया है? तो यहाँ पर 3 जनों को यहाँ पर ये पुरस्कार, 3 महिला पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया गया है, नीलोफर हमीदी, इला हेड मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। इन तीनों को यहाँ पर गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस सत्ता सूचकांक पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला सवाल की तरफ अब हम आए, तो वो है नेशनल ऑर्डर सम्मान जो कि दक्षिण अफ्रीका सरकार के द्वारा दिया गया है। और ये भारतीय मूल के व्यक्तियों को यहाँ पर ये दिया गया है, भारतीय अफ्रीकी मूल है ना, भारतीय मूल के अफ्रीकी नागरिक को ये दिया गया है नेशनल ऑर्डर सम्मान। किनको दिया गया है? अब्राहिम इस्माइल अब्राहिम, अबू बकर अब्राहिम डांगोर, इन दोनों को यहाँ पर नेशनल ऑर्डर सम्मान यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पर बात करें मैन ऑफ द सेंचुरी सम्मान, ये पुरस्कार किसको दिया गया है? पंडित रामकृष्ण को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला सवाल यहाँ पर बात करें, तो वो हैं टाटा समूह के अध्यक्ष जिन्हें सिलेनियर डी ला लीजन, ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये फ्रांस देश के द्वारा दिया जाता है। तो टाटा समूह के अध्यक्ष है जिन्हें सेलियरन डी ला लीजन ऑनर पुरस्कार दिया गया है। कौन है टाटा समूह के अध्यक्ष जिनको पुरस्कार मिला? एन चंद्रशेखरन, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पर बात करें रॉयल गोल्ड मेडल, ये मेडल किससे संबंधित है? ये आर्किटेक्चर वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है रॉयल गोल्ड मेडल, जो किनको दिया गया है? यास्मीन लारी को दिया गया है। यह शायद पाकिस्तान की पहली महिला मतलब वास्तुकार है जिनको ये मतलब रॉयल गोल्ड पुरस्कार मिला है ना, वास्तुकला के क्षेत्र में आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। अगला सवाल यहाँ पर है 22वां IFFA
IFFA, यहाँ पर पहली बात ये बन जाती है कि 22वां IFFA कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये UAE की राजधानी अबू धाबी के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर 22वां IFFA अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार यहाँ पर किन को दिया गया है, तो ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और अभिनेत्री में आलिया भट्ट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना है। तो पुरस्कार और सम्मान तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चैंपियनशिप आयोजन किया गया है उसमें कौन कौन विजेता हैं, स्पेशली IPL के बारे में यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर IPL की बात करें तो कितवां संस्करण था जो अभी हुआ था 2023 में, 16वां संस्करण था और इसमें 10 टीमों ने इसमें जो भाग लिया और इसमें विजेता कौन रही है, तो चेन्नई सुपर किंग विजेता रही है और इन्होंने जो 5वीं बार ये जीते हैं। और ये फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था, तो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर हुआ था। उप विजेता की बात करें तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस इसमें जो उप विजेता रही हैं। और इसमें बात करें फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया है पुरस्कार, डेवन कॉनवे को यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया है। और इसमें सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, तो शुभम गिल ने यहाँ पर सर्वाधिक रन बनाए हैं जो कि गुजरात टाइटंस के की तरफ से खेल रहे थे। और सर्वाधिक विकेट यहाँ पर किसको, सर्वाधिक विकेट इन्होंने 28 विकेट लिया, किसने, मोहम्मद शमी ने, और ये भी गुजरात टाइटन की तरफ से ही खेल रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर इसी के अंतर्गत अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसको दिया गया है, यशस्वी जायसवाल को ये पुरस्कार दिया गया है जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर फेयर प्ले अवार्ड यहाँ पर किस टीम को दिया गया है, दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। अगला यहाँ पर हम बात करें तो वो हैं इंडियन वुमेंस लीग सत्र 2022-23 की यहाँ पर बात करें जिस तो यहाँ पर पहले तो ये बन जाता है कि ये इंडियन वुमेंस लीग सत्र यानी ये किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल का ये संबंधित है। तो यार इसमें विजेता कौन है, गोकुलम केरल इसमें जो विजेता हैं। और उप विजेता की बात करें जो कर्नाटक की जो फुटबॉल क्लब है क्रिक स्टार, इसको यहाँ पर ये उप विजेता रही हैं। और यहाँ पर हीरो ऑफ द लीग किसको चुना गया, इंदुमती कैथिरेसन। सवाल सीधा इसे भी पूछ लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर ये चर्चा में भी रही है। तो हीरो ऑफ द लीग मतलब इंदुमती कैथिरेसन किस का संबंध किस खेल से आती है, फुटबॉल से हो जाएगा और इनको हीरो ऑफ द लीग अवार्ड दिया गया। टॉप गोलकीपर की बात की जाए तो सविता भंडारी को दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग असमत आरोन, इनको यहाँ पर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग का पुरस्कार दिया गया है। अगला यहाँ पर बात कर रहे हैं वो हैं मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसकी यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर विजेता कौन है, ये पहले तो किससे संबंधित है, तो नाम से पता चलता है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और इसमें यहाँ पर विजेता हो जाएगा बात करें यहाँ पर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, तो ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये UAE का शहर है दुबई, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इसमें पुरुष युगल में विजेता कौन है, जो भारतीय हैं, सात्विक साईराम रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने यहाँ पर युगल रूप में यहाँ पर विजेता रहे हैं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में। इसके अलावा यहाँ पर बात करें PGA चैंपियनशिप, पहली बात तो ये बन जाता है सवाल कि PGA चैंपियनशिप का संबंध किस खेल से है, तो ये गोल्फ खेल से ये चैंपियनशिप संबंधित है। गोल्फ ये कब किससे संबंधित है, तो ये गोल्फ खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर ये बात करें PGA चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें विजेता विनर कौन रहे हैं, तो ब्रूक्स कोफका जो कि अमेरिका के ही खिलाड़ी हैं, यही इसमें जो विजेता रहे थे। अगला यहाँ पर आ जाता है वो है शतरंज चैंपियनशिप 2023। इसका यहाँ पर आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो कजाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और विजेता की बात करें तो डिंग लिरेन तो यहाँ पर डिंग लिरेन जो कि चीन के खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर विजेता रहे हैं। और ये इस प्रकार ये 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं ये जीतने के बाद।
तो यहाँ पर विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर, कजाकिस्तान में किया गया और विजेता कौन है, डिंग लिरेन इसके विजेता हैं। अगला यहाँ पर बात करते हैं ISSF विश्व कप। पहले तो ये किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी खेल से संबंधित है। और यहाँ पर इसका ISSF विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, अलमाटी कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। और शीर्ष देश कजाकिस्तान था और भारत का इसमें 5वां स्थान रहा है। और सेम वही बात करें ISSF विश्व कप बाकू 2023 का आयोजन इसमें अजरबैजान में किया गया। बाकू शहर अजरबैजान में है, तो यहाँ पर नाम से आपको पता करना है, मतलब ये सेम एक प्रकार का है लेकिन ये अलग अलग आयोजन किया गया। तो ये अजरबैजान आयोजन, इसमें शीर्ष चीन है और दूसरा भारत का स्थान है। अगला यहाँ पर बात करें ISSF विश्व कप काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा के अंदर ये आयोजन किया गया था। उसमें यहाँ पर इटली यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है। अब यहाँ पर अगले यहाँ पर चैंपियनशिप में आ जाते हैं, वो हैं स्नूकर विश्व चैंपियन। स्नूकर की यहाँ पर बात करें तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया था, इंग्लैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और अगला यहाँ पर इंटरेस्टिंग और मोस्ट यहाँ पर आ जाता है विश्व की पुरुषों की मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो पहला तो यही सवाल बन जाता है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान के अंदर आयोजन किया गया था। और सेम रिपीट आंसर है यहाँ पर, विजेत शीर्ष स्थान पर भी उज्बेकिस्तान भी रहा है। पुरुषों की मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आयोजन उज्बेकिस्तान, शीर्ष स्थान उज्बेकिस्तान का ही है। और यहाँ पर भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वुपला परिणीत, ये हैं जो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला यहाँ पर ICC के द्वारा हर मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर जो अप्रैल महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ, तो प्लेयर ऑफ द मैन मतलब मंथ अप्रैल का पुरुषों में तो यहाँ पर फ़खर जमान को यहाँ दिया गया, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। और यहाँ पर दूसरा महिला को यहाँ पर नारुमोल थाइवर्ड, जो कि थाईलैंड देश की हैं, इनको यहाँ पर ICC के द्वारा अप्रैल महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार प्रदान किया गया है। हर महीने यहाँ पर दिया जाता है प्लेयर ऑफ द मंथ, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला सवाल यहाँ पर बात करें, अप्रैल 2023 को बुल्गारिया में क्या संपन्न हुआ, IHF अमर्जिंग नेशन हैंडबॉल प्रतियोगिता किसने जीती है, क्यूबा ने जीती हैं। तो ये तो था स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब हम अंतिम लास्ट पेज तक हम पहुंच चुके हैं, और वो हैं यहाँ पर प्रमुख जो भी नियुक्तियाँ की गई हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश या फिर किसी कंपनियों का निर्देशक हो, अध्यक्ष हो, उनकी यहाँ पर नियुक्तियाँ की गई हैं। उनसे रिलेटेड हम अंतिम पेज यहाँ पर क्रोनोलॉजी का पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर UPSC जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, UPSC का नया अध्यक्ष अब किसको चुना गया है, मनोज सोनी को नया UPSC का अध्यक्ष चुना है। CBI सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया निदेशक किसे चुना है, परवीन सूद, इनको यहाँ पर चुना है। अगला सवाल यहाँ पर बात करें, आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों के यहाँ पर है नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं, दोनों का नहीं है, आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पर प्रमुख मुख्य न्यायाधीश बने हैं आंध्र प्रदेश के प्रशांत कुमार मिश्रा बने हैं, और सर्वोच्च न्यायालय का एक नया न्यायाधीश बना है, वो हैं KV विज्ञापन। और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, 34 न्यायाधीश होते हैं। एक यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश और बाकी न्यायाधीश होते हैं 33 + 1, इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। और अब हम लगभग फिनिशिंग की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हम आ जाते हैं अगला सवाल, PNGRB फुल फॉर्म की यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हो जाएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनिमय बोर्ड। इसके यहाँ पर अध्यक्ष किसको चुना गया, AK जैन को बनाया गया है। अगला यहाँ पर CCI फुल फॉर्म पूछे तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसका यहाँ पर अध्यक्ष कौन बने हैं, रणनीत कौर, इनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला सवाल यहाँ पर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि कहाँ पर स्थित है, ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। तो बाबा अनुसंधान रिसर्च के यहाँ पर नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, अजीत कुमार मोहती को यहाँ पर इसके अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर कोलकाता उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन बना है, TSU गनामन, ये यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
इसके अलावा यहाँ पर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, के गोविंदराजन। इनको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बास्केट महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए तो वह है अंडमान निकोबार कमांड के 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं, साकू बालकृष्ण यहाँ पर बने हैं। अगला यहाँ पर विश्व बैंक के नए अध्यक्ष, अच्छा सवाल है ना, और नाम भी एकदम भारतीय का नाम है, भारतीय मतलब एक तरह से मतलब मैं भारतीय यहाँ पे कंफर्म नहीं, पर इतना याद रख लेना, नाम इजी है यहाँ पर, अजय बंगा। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बना है, अजय बंगा। भारतीय मूल की प्रतिमा भुल्लर ये क्या बनी है, न्यूयॉर्क पुलिस की कैप्टन बनी है ना, न्यूयॉर्क पुलिस की कैप्टन बनी है। कौन बनी है, प्रतिमा मुलर। अगला यहाँ पर ट्विटर के सीईओ बनाए गए हैं, किसको बनाया गया है, ट्विटर के सीईओ यहाँ पर लिंडा याकारिनो, इनको यहाँ पर ट्विटर का सीईओ बनाया गया है। तो इस प्रकार हम अंतिम पेज पर पहुंच चुके हैं और इस प्रकार हमने यहाँ पर जून 2023 की क्रोनोलॉजी का इम्पोर्टेंट जो भी नोट्स बनते हैं उसको यहाँ पर हमने चर्चा किया है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।